हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। यह जो क्वेश्चन है आरबीएससी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2019 और 2020 के मुख्य पेपर में यह प्रश्न आ चुका है इस वर्ष। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार किस किस क्षेत्र में उसका कार्य है, उसके क्या अधिकार है, उसके क्या कार्य है, उनका वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जो निम्न प्रकार है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को देखिए, इस क्षेत्राधिकार को दो भागों में बांटा है। किसको? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला है इसमें प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। पहले पॉइंट का पहला पॉइंट यानी क पॉइंट, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। अब देखिए प्रारंभिक एकमेव क्या होता है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। यानी वो विवाद केवल जिनकी सुनवाई कौन कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, यानी दूसरा न्यायालय नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। पहला विषय देखिए, भारत सरकार तथा यानी केंद्र सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच यदि विवाद है, यानी केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक, यानी एक राज्य हो या दो राज्य हो, इनके मध्य यदि कोई विवाद है भारत सरकार के साथ, तो इसकी जो सुनवाई है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस विवाद की सुनवाई। दूसरा है भारत सरकार या संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या तो भारत सरकार और किसी राज्य के मध्य विवाद हो या राज्यों के आपस में मध्य विवाद हो, तो उसका सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। देखिए आगे, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद, दो राज्यों में आपस में कोई विवाद हो, किसके ऊपर? कोई संवैधानिक यानी कानूनी विषयों पर, तो उसकी सुनवाई भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। अब जो हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का दूसरा जो ख पॉइंट है, पहला क था प्रारंभिक एकमेव, दूसरा है ख प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। ये पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी, उच्च न्यायालय जो राज्यों में होते हैं, उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया। किसके संबंध में? मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद है वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट कह दें अपन, चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते। यानी मौलिक अधिकारों से संबंध में यदि कोई बात है तो उसको उच्च न्यायालय में या सीधे उच्चतम न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है, उसकी अपील की जा सकती है। ठीक है। अब दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है, और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। यानी अंतिम अपील किसके पास की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी छोटे न्यायालय में कोई मुकदमा है, यानी जिला न्यायालय में है, तो जिला न्यायालय के हम यानी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय जो राज्य में होता है, जैसे हमारे राजस्थान का जोधपुर में है, उसकी बेंच जयपुर में है, यानी इसके फैसले से भी यदि हम संतुष्ट नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये अंतिम अपील, इसके बाद हम किसी के पास अपील नहीं कर सकते। ठीक है।
केवल राष्ट्रपति के पास की जा सकती है, वो भी केवल फांसी या उसके सजा के मामले में राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है। ठीक है, इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। किसी भी राज्य में कोई भी निर्णय है उसके खिलाफ इसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी व विशिष्ट। 4 प्रकार हैं। देखिए, पहला है संवैधानिक। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यानी जो राज्यों में होते हैं, हाई कोर्ट, यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, तो ऐसा प्रश्न है कानून का संविधान की व्याख्या से संबंधित, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। समझ में आई बात? संवैधानिक कानून की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उस उच्च न्यायालय के निर्णय की जो अपील है वो कहाँ की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा है दीवानी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था थी, हमारा जो संविधान जब निर्मित हुआ था, मूल संविधान, कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिनमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपए से अधिक हो। ऐसा विवाद जिसमें राशि कितनी हो? कम से कम 20,000 रुपए का विवाद हो, कम से कम, या उससे अधिक हो। 20,000 रुपए से क्या हो? अधिक हो। किंतु 1973 में क्या किया? 30वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? 30वां। अनुच्छेद 133 को संशोधन कर, अनुच्छेद 133 में संशोधन किया, उक्त धनराशि की सीमा 20,000 को हटा दिया। पहले तो ये नियम था 20,000 से अधिक राशि की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होगी, और अब इस संशोधन के द्वारा इस राशि की जो सीमा को हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब पैसे की कोई सीमा नहीं है। पहले सीमा थी 1973 से पहले कि 20,000 से अधिक के दीवानी मामले 20,000 से अधिक का कोई विवाद है पैसे का, तो उसको ही केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती थी। अब आप कम रुपयों की भी इसमें अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। फौजदारी। फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके, कहने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया गया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया है। उच्च न्यायालय का नीचे का न्यायालय मान लो जिला न्यायालय है, उसने किसी अपराधी को क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है, दोषी नहीं माना है, और उसकी अपील मान लो कहाँ कर दी गई? उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय ने उसको क्या दे दिया है? मृत्यु दंड दे दिया है। यानी जिला न्यायालय ने तो उसको अपराध मुक्त कर दिया और उसकी अपील फिर उच्च न्यायालय में हुई और उच्च न्यायालय ने उसको फैसले को पलट के क्या दे दिया? मृत्यु दंड। तो ऐसे फैसले के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है। दूसरा है उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया गया हो। यानी नीचे के, मैंने वही बात बताई, जैसे जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे होता है, तो किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को क्या दे दिया हो? मृत्यु दंड दे दिया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। या तो नीचे के न्यायालय में किसी व्यक्ति को इन्होंने अपनी सुनवाई करके मृत्यु दंड दे दिया है, या उच्च न्यायालय खुद ये मान ले कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है, किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के योग्य, वहां अपील की जाए। तब ऐसे विवादों की जो अपील है वो कहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। चौथा है विशिष्ट।
कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो उपयुक्त, जो हमने अभी 3 पढ़े, इस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर, सैनिकों के अलग न्यायालय होते हैं सेना के, वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। कहने का मतलब यह है, सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय, न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है? अपील, और अपील की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है। ठीक है, ये तो हमारा दूसरे पॉइंट में जो 4 पॉइंट थे। अब है हमारा तीसरा पॉइंट, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय, इसको छोड़कर केवल सैनिक न्यायालय, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। यानी किसी भी न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय है या जिला न्यायालय है, तो उसके निर्णय से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसकी अपील की अनुमति अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ठीक है, चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, किसको? राष्ट्रपति को, कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, जनता के हित का है, कानून से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न, राष्ट्रपति के पास संसद कानून बनाती है तो अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कोई ऐसा लगे कि ऐसा कोई प्रश्न है, ऐसा कोई कानून है जो जनता के सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या मांग सकता है? परामर्श, कि यह कानून उचित है या अनुचित है। किसका परामर्श ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट का। कौन? राष्ट्रपति। उस मामले में न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर। परामर्श ले सकता है, मानना न मानना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। आगे है अभिलेख न्यायालय। संविधान में अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या? देखिए, अभिलेख न्यायालय के 2 आशय हैं। पहला, इस न्यायालय के जो निर्णय हैं सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है तो वो निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। आगे कभी भी इस प्रकार के जो मामले आते हैं तो उन मामलों में इस प्रकार के निर्णय को एक गवाह के रूप में रखा जाता है, साक्ष्य के रूप। ये कहा जाता है कि भाई इस प्रकार के विवाद में ये निर्णय पहले दिया जा चुका है, तो वो कुछ एक सबूत बनता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इसकी प्रामाणिकता, यानी किसी भी निम्न न्यायालय में या खुद सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि ये निर्णय गलत हुआ था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यानी न्यायालय की कोई अवमानना करता है, सुप्रीम कोर्ट ये जज की या न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अवमानना करता है तो उसके खिलाफ दंड दिया जा सकता है। उसके खिलाफ बोलता है, उसके निर्णय को मानता नहीं है, उसकी बुराई करता है, तो वो व्यक्ति, उसके खिलाफ न्यायालय अवमानना का केस दायर किया जा सकता है। छठा है मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके तहत हम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से यदि पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो वह यह जानने का अधिकार है उस व्यक्ति को कि वह
किस कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जाए, तो न्यायालय उस व्यक्ति का मित्र या वह स्वयं जाकर न्यायालय से ये लेख जारी कराता है कि मेरे को उस अधिकारी ने क्यों गिरफ्तार किया, क्या कारण से किया। ये ध्यान रखें। परमादेश, परमादेश का मतलब है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी करता है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को कि यह कार्य इस समय तक किया जाए या न किया जाए, ये उसको लिमिट में रहने के लिए आदेश जारी करता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब है कि उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी कार्य को, यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करती है, यानी जो उसका अधिकार नहीं है, किसका, मान लो उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी कार्य का निर्णय देती है, अधिकार नहीं है, तो उसके बारे में वह रोक लगा सकता है कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते हो। उसके बारे में लेख जारी करके पूछ सकता है और अपने यहाँ उसको मंगा सकता है। अधिकार परीक्षा, ये किसी संस्था या अधिकारी के विरुद्ध लेख जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और कि किस व्यक्ति ने जिस वह पद पर है, यदि वह गैर कानूनी रूप से उस पद पर बना हुआ है, तो यह पूछा जाता है कि वह किस अधिकार के अनुसार उस पद पर कार्य कर रहा है। ठीक है। और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब है किसी भी न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में मान लो और उच्च न्यायालय में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय से किसी भी केस को अपने यहाँ मंगा सकता है कि उक्त विवाद या केस को हमारे यहाँ भेजा जाए। तो ये 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, दोनों के लिए ये मौलिक अधिकारों के संबंध में आदेश जारी करने का, लेख जारी करने का अधिकार है। 7वां है संविधानों का संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए, संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। कानूनों की वैधानिकता यानी कानून संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित जो कानून विधि हैं उनके पुनरावलोकन का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन ने दोबारा से उनका अवलोकन किया जाए। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है, कोई भी संसद ने या विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। या तो वह विधानमंडल से यह कहेगा कि उक्त कानून में ये फेरबदल किया जाए, तो ये विषय ध्यान रखना, पुनरावलोकन का अधिकार यानी उसका अवलोकन करने का अधिकार है। इसको उच्चतम न्यायालय, कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो ये ध्यान रखे कि ये संवैधानिक तौर पर सही है या गलत है। तो ये आज के पाठ का अंतिम जो निबंधात्मक प्रश्न था आपका पूरा हुआ। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हुई तो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।